इंग्लिश पेपर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चंस क्या हैं आपके कॉमन लैंग्वेज सेक्शन लिख लेना ऊपर से। जो शुरू के 10 क्वेश्चन कॉमन आते हैं वो वाले हैं ये प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से नहीं है, कॉमन लैंग्वेज सेक्शन लिख लेना। पीजीटी इंग्लिश ग्रामर, ये सॉरी केवीएस लिख दिया है सर, टाइप गलत हुआ है। डीएसएस भी है, डीएसएस केवीएस है। अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक, हाँ अरे केवीएस जो अभी कुछ दिन पहले हुआ, हाँ वो डीएसएस भी नहीं, केवीएस आया था ना क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो केवीएस में पीजीटी इंग्लिश में कॉमन पेपर जो है वो वाला है ये। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका डेफरेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफरेंस। तो इसमें क्या करना है, हमें इसका सिमिलर मीनिंग देखना था। तो इसका आंसर है रेफरेंस। डेफरेंस का रेफरेंस है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। रेवरेंस का मतलब नोट कर लेना, रिस्पेक्ट। रेवरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट। और पार्ट ऑफ स्पीच भी नोट करो उसका। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ये क्या है, नाउन। डेफरेंस नाउन है। अब देखना यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है। डेफरेंस बना है एक, मतलब दूसरा वर्ड मिलता जुलता है डेफर। डेफर का मतलब अलग है। डेफर क्या है, नोट कर लेना, वर्ब है। क्या है, वर्ब। और डेफर का मतलब क्या होता है, डिले। डेफर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, डिले करना। ठीक है, तो ये मिलते जुलते वर्ड्स नोट कर लेना। डेफरेंस नाउन है, डेफर वर्ब है, वर्ब डेफर का मतलब होता है डिले। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डर। ठीक है, तो डर का मतलब होता है किसी चीज का शॉर्टेज, हमें इसका सिनोनिम और एंटोनिम देना था। तो उसका आंसर है सी, यानी कि सरफीट। SURFEIT। एक्सेस में होना, किसी चीज, कोई चीज जब एक्सेस में हो जाती है तो हम उसको कहते हैं सरफिट। तो डर्ट का अपोजिट है सरफिट। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कि हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, द चिल्ड्रन आर वेयर यू लेफ्ट देम, और देम को अंडरलाइन कर रखा है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान देना। द चिल्ड्रन आर वेयर यू लेफ्ट देम में आप देखेंगे कि देम होता है दे का ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दे। ठीक है, तो अगर ये दे का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर देम क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस है ये, दे का ऑब्जेक्टिव केस है, तो लिख लेना प्रोनाउन। तो देम का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है तो प्रोनाउन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। या थर्ड, थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोनाउन। ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट देम, तो ये प्रोनाउन हो गया। और ये भी लिख दिया ऑब्जेक्ट ऑफ दे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव से पूछा है। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, सारे बच्चे इसका आंसर भी लिख लेंगे। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, तो क्या होगा इसका, अच्छा देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, तो देखिए ग्रामर थोड़ा सा घुमाती है। अब यहाँ पर देखना है कि आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन है इन्फिनेटिव का। सब लोग बोर्ड पर देखो। ठीक है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कहते हैं हम 2+V1। एक मिनट है ना, इसको देख लो पहले। 2+V1 स्ट्रक्चर है पैसिव में। वो एक्सप्लेनेशन देते समय बिल्कुल ना बोले, मुझे गुस्सा आ जाता है फिर बहुत तेज, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है सभी। ठीक है, ध्यान से सुन लो पहले, उसके बाद अपना जो नॉलेज है वो बताना, डाउट है वो भी पूछना। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2+V1, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है 2+V1। तो ये एक्चुअली में दिख तो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का केस, लेकिन यहाँ पर 2+V1 यानी इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर भी है। तो साथियों इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, अ लेटर इज, ठीक है, गोइंग। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में ट्रीटमेंट किसका होता है, पूरी क्लास ध्यान से देखना, इन्फिनेटिव का ट्रीटमेंट होता है। ये एक्टिव पैसिव में इन्फिनेटिव का केस है, कंटिन्यूअस का नहीं है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव में क्या होता है, 2+V1 चेंजेस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल ये वाला लगेगा इसमें, कौन सा लगेगा, इन्फिनेटिव का रूल। 2+V1 चेंज किस में होता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अब यहाँ पर देख लेना, अ लेटर लिख दिया तुमने, इज गोइंग क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर आ गया आपका सिंगुलर है, तो इज गोइंग यहाँ पर
ये कंटिन्यूअस का रूल नहीं लेगा। देखो कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है कि इज एम आर प्लस आई एन जी चेंजेस टू, किसमें चेंज होता है वैसे कंटिन्यूअस में, आप बताओ जब पूछ रहा हूँ। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो वहां पर बीइंग वाला रूल नहीं लगेगा, ये नोट कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, अ लेटर इज गोइंग टू के बाद बी ले लो, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा राइट का, रिटन। अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन, ठीक है, बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या ले लोगे, मी। अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। A letter is going to be written by me। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा होगा, क्लियरली विजिबल है, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आएगी फिर पूछ लेना मेरे से। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को लिख लेना, पैसिव का ट्रीटमेंट है, एक्टिव पैसिव में लिख दे, सॉरी पैसिव में इन्फिनेटिव का ट्रीटमेंट है, टू प्लस वी वन चेंजेस टू टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अरे भाई ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, नोट करो जरा ओरली, इसी क्योंकि इसमें मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसका एक इसी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रहा हूं। लिखो सब लोग, शी इज टू बाय अ स्कूटर। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से क्रिएट करके दे रहा हूं, शी इज टू बाय अ स्कूटर। सब लोग बिल्कुल बोलेंगे नहीं आंसर, मैं सबकी कॉपी में आके चेक कर रहा हूं। शी इज टू बाय अ स्कूटर, इसका पैसिव बनाना है, शी इज टू बाय अ स्कूटर। ये इंपॉर्टेंट केस है, तो अ स्कूटर इज टू बी बॉट बाय हर। बाय का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, बॉट। और आपने टू बाय को क्या चेंज कर दिया, पूरी क्लास नोट कर लेगी क्या चेंज किया, टू बी बॉट में। और आपने क्या कोई टेंस में चेंज किया, नहीं किया, तो बस आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिवर्स कर दिए। तो अ स्कूटर इज टू बी बॉट बाय हर। बिल्कुल समझ में आ गया सबको, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके ग्रामर में, खासकर जो काफी वीक है हमारे, या इन द सेंस जिनका क्लियरली नहीं हो पाता है ग्रामर, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, राम सेड आई शेल राइट अ लेटर, आई शेल राइट अ बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राम सेड आई शेल राइट अ बुक, ठीक है। तो अब देखो, इसमें देखना ना, वैसे जनरली हम लोग पढ़ते क्या आए हैं कि सर शेल का शुड हो जाता है, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो शेल का शुड हो जाता है। और देखो प्रोनाउंस को अब यहाँ पर अगर 2 मिनट नहीं देखा तो कभी नहीं आएगा समझ में। प्रोनाउन को चेंज करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं सन फॉर्मूला। नोट मत करना, देख लेना, रिकॉर्डिंग हो ही रही है, नोट बाद में भी हो जाएगा। सन फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं, ये सन फॉर्मूला किसको चेंज करने के लिए होता है, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को चेंज करने का फॉर्मूला बता रहा हूं। तो ऐसे सन लिखते हैं 1 2 3, नीचे से ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। अब रूल क्या है कि अगर अंदर फर्स्ट पर्सन है, ध्यान से देखना सब लोग, अगर अंदर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है प्रोनाउंस में, आई और बी, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अंदर अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर अंदर टू है यानी कि सेकंड पर्सन यू है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये ऑब्जेक्ट वाला केस ही नहीं है। और तीसरा, अगर थर्ड पर्सन है यानी कि ही शी इट नेम, तो देयर इज नो चेंज, क्लियर। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई हमारा कौन सा रूल लग रहा है। तो रूल लग रहा है फर्स्ट पर्सन का, तो अंदर फर्स्ट पर्सन है आई, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राम, राम को जब हम करेंगे तो वो थर्ड पर्सन में ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ही। तो आइए बनाते हैं, राम सेड, दैट लग जाता है, आई का क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर सारा गेम है कि सर शेल का शुड होगा कि नहीं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि शेल का शुड तभी लगाओ जब हम इसको किसी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तभी शेल का शुड होगा, नहीं तो शेल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्या हो जाएगा, शेल का वुड। तो अब वो कह रहा है कि आई शेल राइट अ बुक, को ये नैतिक जिम्मेदारी का भाव तो नहीं दे रहा है,
जैसे अगर ये होता आई शेल सर्व माई कंट्री, तब वहां शेल का शुड हो जाता। क्योंकि ये कोई मॉरल ऑब्लिगेशन का सेंस नहीं दे रहा, इसीलिए शेल का क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, आया कि नहीं दिमाग में। राम सेड दैट ही वुड, अब बाकी का सब वैसे ही रहेगा, राइट अ बुक। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन देखो सेकंड, सेकंड ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। राम सेड दैट ही वुड राइट अ बुक, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और शेल का शुड हमेशा नहीं होगा, ये भी मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि रूल ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस कैसे करा जाता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट पे जल्दी से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पक्का कराना चाहता हूं, तो इस कॉन्सेप्ट में खाली प्रोनाउन को चेंज करने का एक जल्दी से रूल बता देता हूं। क्योंकि ग्रामर इज जस्ट लाइक अ मैथ्स, अगर समझ में आ गया तो उसी समय आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो जैसे अगर हम देखते हैं, राम सेड टू देम यू ऑल आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, अपनी कॉपी में कन्वर्ट करके बताओ, आंसर मुंह से नहीं बोलना है। राम सेड टू देम यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, अंदर का प्रोनाउन देखना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कैसे होगा। और टेंस तुम्हें पता ही है, प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है चेंज। और सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, आप इसको कर देंगे। बन गया, चलिए देखते हैं हम। मैं आंसर लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोग ट्राई करें कि आपने सही बनाया कि नहीं। नहीं बनाया कोई बात नहीं, लर्निंग हो रही है। राम टोल्ड, एक चीज और याद रखना, टोल्ड के बाद टू मत लगाना, ये ग्रामर में बहुत बार क्वेश्चन आता है तुम्हारे पीजीटी में। ठीक है, टोल्ड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा देम। राम टोल्ड देम दैट। ठीक है, अब यहां पर यू था, सन फॉर्मूला, यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देम था, देम का अब आपको सब्जेक्ट देना है, तो यानी कि क्या होगा, दे। ऐसे लगता है फॉर्मूले में, सन फॉर्मूले में, इफ यू इज देयर देन इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, बट वही पूरा नहीं उतरेगा, उसका नॉमिनेटिव केस उतरेगा, यानी कि उसका सब्जेक्ट उतरेगा। देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। तो राम टोल्ड देम दैट दे ऑल, आर हो जाएगा। जब यहां पर सेड होता है तो अंदर का टेंस चेंज होता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, आर का वर, दैट दे ऑल वर। अब माई का क्या होगा, हिज, माई का क्या होगा, हिज। क्यों होगा, क्योंकि माई क्या है, हाँ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग राम, और राम के लिए आप क्या यूज करोगे, थर्ड पर्सन में हिज। राम टोल्ड देम दैट दे ऑल वर हिज फ्रेंड्स। समझ में आया, थोड़ा घुमावदार है, लेकिन मेरा पर्पस कंफ्यूज करना नहीं है, लेकिन आपको बताना है, ताकि आप इसको और बेटर प्रैक्टिस करें। और सबसे मेन आज इस कॉन्सेप्ट को देख लें कि सन फॉर्मूला सर ने कैसे बताया, और टेंस में क्या होता है। अगर ये नोट कर लेना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो टेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर हो जाती सेज, तो टेंस चेंज नहीं होता, प्रोनाउन चेंज होते कि नहीं, प्रोनाउन चेंज होते, मगर टेंस चेंज नहीं होता। यानी कि अगर ये होता राम सेज टू देम यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाता, राम टेल्स, राम टेल्स देम दैट दे ऑल आर हिज फ्रेंड्स। समझ में आया, ठीक है। तो यानी कि आपने नोट करा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो अंदर का टेंस चेंज होगा। अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा नोट कर लेना, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, फिर समझ में नहीं आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो टेंस चेंज होगा, यानी ये वाला टेंस चेंज होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल है, अगर यहाँ राम विल से भी होता तो भी टेंस चेंज नहीं होता। ये टेक्निकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन में बहुत हेल्प होगी इससे, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 को मैं लिख रहा हूँ कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है, जम्बल्ड है इसका, तो उसमें ऐसा है, ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन भी नोट कर लो सब लोग। स्लीप्स द, फिर बी दिया है आपका, दैट नोज, ठीक है, ये पैरा जंबल में आ जाता है क्वेश्चन। सी आ जाता है आपका स्लीप, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, और इसका है नो वेकिंग, और फिर ई है शी, ठीक है। तो हाँ, तो अब देखना यहाँ पर क्या है, ठीक है, हाँ इसका आंसर यही होगा। देखो इसका आंसर पहले ए आएगा यानी ई आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा बी, यानी कि ई, फिर ए, फिर उसके बाद सी, फिर बी, और फिर डी। यस, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जो भी ऑप्शन उसमें। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिख लेते हैं हम लोग, और इसमें बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच। शी स्लीप्स द स्लीप दैट नोज नो वेकिंग। क्या कहना चाह रहा है भाई? अच्छा, ठीक है, और बताएं। शी स्लीप्स द स्लीप दैट नोज नो वेकिंग। घोड़े बेचकर सोती है, कुंभकर्ण की तरह सोती है, बट ये पोइटिक मेटाफर है, यहाँ पर ये सो ही गई है बेचारी, हमेशा ही सो गई है, डेथ हो गई है, डेथ। हाँ ठीक है, डेथ हो गई इसकी, है ना। शी स्लीप्स द स्लीप दैट नोज नो वेकिंग, यानी कि वह ऐसी नींद सो रही है जब जिससे वो अब नहीं उठेगी। हाँ, तो ये पोइटिक मेटाफर है। अब यहाँ पर स्लीप का कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर। स्लीप इज अ मेटाफर ऑफ डेथ है। हाँ, सोती है, मतलब वो एक तरीके से पोएटिक में इसको यूज किया ना ना, जैसे यहाँ पर वो उसकी डेथ को एक हैबिचुअल एक्शन के सेंस में ही दिखा रहा है, पोइट्री का ही लाइन है ये मैंने उसके कोट से ओरिजिनली सोर्स से भी मैच किया। बट ओवरऑल मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्लीप मेटाफर है, और यहाँ पर जो वेकिंग है ना, ये वेकिंग एक वो है जिसे हम कहते हैं पोइटिक लिबर्टी। वेक का आईएनजी नहीं बनता, ठीक है, तो पोइटिक लिबर्टी का यूज करते हैं पोइट यहाँ पर। पोइटिक लिबर्टी आपको पता है, या पोइटिक लाइसेंस बता रखा है, जब ग्रामेटिकल रूल्स को आप डेविएशन कर देते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को अवॉइड करते, कुछ भी बना देते हैं आप। वेक का वेकिंग बनता नहीं है आईएनजी फॉर्म। जैसे अगर आपको बनाना है तो आप गोइंग लगा के बनाते हैं, आई एम गोइंग टू वेक अप, आप गोइंग से आईएनजी बनाते हैं, वेकिंग नहीं बनाते। बट ये पोइटिक लिबर्टी या लाइसेंस का यूज किया है, और ये एक मेटाफर है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो 7 वाला क्वेश्चन भी काफी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, हाँ, लगता कुछ और है, होता कुछ और है इसमें। पार्ट ऑफ स्पीच है ये, एक बार सेंटेंस पढ़ दो। आई शैल बी डन बाय देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोग नोट कर लेंगे सब, क्वेश्चन कोई भी आसान तो है नहीं है। आई शैल बी डन बाय देम, ये सेंटेंस है ना। तो अब पहले तो इस क्वेश्चन की सेंटेंस की एनालिसिस करते हैं। देखो सबसे पहले नेट वाले भी नोट कर लो, लेक्चरर, ग्रामर, सॉरी स्क्रीनिंग वाले, लेक्चरर वाले सब नोट कर लो कि जो ऐसे तरह के सेंटेंस होते हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं पार्सिंग। मैंने पहले भी बताया था पार्सिंग, ये क्वेश्चन आएगा लिंग्विस्टिक्स में आ जाएगा। व्हाट इज पार्सिंग? PARSING। पार्सिंग इज ब्रेकिंग द सेंटेंस इनटू कंपोनेंट, ब्रेकिंग द सेंटेंस इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। जब हम सेंटेंस को ग्रामेटिकली उसके छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? पार्सिंग। नोट कर लेना, ये आएगा लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो अभी मैं इसके छोटे हिस्सों में तोड़ रहा हूँ उसको। जैसे मैं देख रहा हूँ आई क्या है, प्रोनाउन है, शेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बी क्या है, एक तरीके से वर्ब है ये भी, है ना, डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आई शेल बी डन बाय देन में पहले ये देख लेते हैं कि ये सेंटेंस कौन से फॉर्मेट में है। तो पैसिव है ये क्या है? पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो यानी कि ये पैसिव सेंटेंस हो गया। और आई शैल बी डन बाय देन यानी मेरा कार्य तब तक हो चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पर देन को उसने पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से पूछा है,
तो ये मुझे भी स्टार्टिंग में ये लगा ये एडवर्ब, मगर ये एडवर्ब है नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली देन मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या दैट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये नाउन है। क्या है? नाउन। मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं। पहले तो ये नोट कर लेना, एट दैट टाइम के लिए इसने यूज किया, देन का यूज, और इसलिए नाउन है। अब इस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कब ये एडवर्ब होगा, सेंटेंस नोट करेंगे। अगर एक सेंटेंस है प्राइसेस वर लोअर देन, THEN, और एक सेंटेंस है, पूरी क्लास नोट करेगी, यहां पर ये दो सेंटेंस लेकर आया हूं। द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है भैया। द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों सेंटेंस नोट करना। यहां पर प्राइसेस वर लोअर देन, और द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखते हैं कौन इसका हिंदी बता रहा है, कौन इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा है। कंपेयर कर लेंगे इन दोनों सेंटेंसेस में देन की वैल्यू को इस वाले देन से, इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। चलिए, ये वाले देन का क्या मतलब है? प्राइसेस वर लोअर देन, तब। हाँ, यहाँ पर कई लोग THAN वाला देन लगा देते हैं, वो तो कंपैरिजन के लिए होता है। जैसे ही इज ग्रेटर देन, उस सेंस में THAN होता है वो, ये THEN है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी उस समय रेट उसके कम थे, प्राइसेस वर लोअर देन। तो ये देखो, ये केस आ गया एडवर्ब का। ये दिखाना चाह रहा हूं कि एडवर्ब नहीं है, ये नाउन है और ये एडवर्ब है। और यहां पर एक और सेंटेंस है, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो थे। अब प्राइम मिनिस्टर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्राइम मिनिस्टर नाउन है, PM। और प्राइम मिनिस्टर को विशेष तौर पे उसकी विशेषता बता रहा है, उस समय के प्राइम मिनिस्टर। नाउन से पहले जो आ जाए और उसकी क्वालिटी को बताए, वो क्या है? एडजेक्टिव। तो तीन केस हो गए, पहले केस में नाउन, दूसरे केस में एडवर्ब, और तीसरे केस में एडजेक्टिव। नोट कर लो तीनों सेंटेंस, और देन की तीनों वैल्यूज को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के मतलब भी नोट कर लेना या समझ लेना। हाँ हाँ, ठीक है। और मैं बताता हूँ, देखो एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। एक तो वर्ब को करता है, एक एडजेक्टिव को करता है, और एक दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, हाँ ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, ये लोअर की क्वालिटी को वो कर रहा है, ठीक है। और लोअर क्या है? जब भी ER या EST लग जाए तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ठीक है। लो, लोअर, लोएस्ट। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब तीन चीजों को करता है, जरूर नोट कर लेना। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब भी एडवर्ब को भी कर सकता है। समझ में आ रही है बात? यानी कि एडजेक्टिव किसको करता है? ऐसे देख रहे हैं जैसे सब लोग ना, जैसे पता नहीं क्या। अरे भाई, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब किसको करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। तो ये नोट कर लें, ठीक है। ये वाले में नहीं, हाँ तो देखो ना, ये बाय देन, तो ये बाय देन का मतलब ये एक टाइम क्लॉज को बता रहा है, बाय दैट टाइम। देन को आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो? दैट टाइम। और क्योंकि वो टाइम है, और टाइम एक नाउन है, नाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है। नहीं हाँ, लेकिन ये कंपैरिजन का सेंस दे रहा है और लोअर की क्वालिटी को बता रहा है। सेंस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि दोनों का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लोअर को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए एडवर्ब हो गया बस। और ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, खुद एक नाम है, ये खुद एक नाम है, इसीलिए क्या हो गया? नाउन हो गया बस। हाँ, जहां पर कंपैरिजन होगा वो एडवर्ब नहीं, जहां पर कंपैरिजन को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब,
हाँ नाउन तब आता है जब नाउन प्रोनाउन आ जाता है, जब नाउन को क्वालिफाई करते हैं, टाइम को क्वालिफाई टाइम कर देगा। हाँ प्रोनाउन नहीं कर सकते। ये वाले केस में कह रहे हो? नहीं देखो ये वाले केस में, हाँ टाइम को नहीं, देखो ये प्रोनाउन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये खुद एक अपने आप में नाम है, ये किसी प्रोनाउन को किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर इससे पहले अगर कोई ये चीज आ रही होती तो उसको रिप्लेस करता, तब वो प्रोनाउन होता। हाँ क्योंकि ये खुद एक नाम है तो इसीलिए ये नाउन हो गया। ठीक है, बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं होगा। और एक चीज और, दोनों एक चीज, जैसे अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा सब लोगों ने कि ये दोनों का अर्थ एक है, लेकिन क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर गया इसलिए ये एडवर्ब हो गया बस। और यहाँ पर ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, खुद एक नाम है, और जो चीज खुद एक नाम हो वो क्या है? नाउन। बस इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन 7? फटाफट पढ़ो। हाँ सॉरी 8। हाँ हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेंटेंस है। क्या है? आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग। ये पेपर इसलिए करा रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को तोड़ रहा है। आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग में टेंस बताना है। ठीक है, आंसर ये जो है, ये इसका आंसर है थर्ड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन क्या क्या है एक बार दिखाना, तो फोन दिखाना। देखो ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है ना? हाँ क्योंकि इसमें ऐसा है ना, अगर आप आईएनजी के फॉर्म से, मैंने 2 ग्रामर की बुक से कंसल्ट किया है, आईएनजी की फॉर्म से देखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर सेंस के फॉर्म में देखोगे तो फ्यूचर दे रहा है। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से मैं इसको सी ले रहा हूँ, लेकिन सेंस ये फ्यूचर का देगा। तो लेकिन हेल्पिंग को भी बताता है। हाँ नहीं, लेकिन ओवरऑल सेंस देखो ना, आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग, सेंस वो नियर फ्यूचर का, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा ना, मैं जाने वाला हूँ मुंबई। मैं नहीं नहीं नहीं, वो स्पोकन में चल जाता है। आई एम गोइंग ना, आप उसको टेंस के हिसाब से बिल्कुल है। नहीं ग्रामर है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कई बार फ्यूचर का सेंस देने के लिए हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, ये ग्रामर का रूल है। नहीं मोर अप्रोप्रिएट यही है टेक्निकली, हाँ, लेकिन सेंस फ्यूचर का देगा, मैं फिर बता रहा हूँ उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ फटाफट। 9th क्वेश्चन क्या है? करेक्ट आंसर ना। हाँ मेरे पास प्रिंट नहीं है ना, इसका सेकंड है, ही लिव्ड फॉर। ठीक है, 9th का आंसर है सेकंड। और अब आ जाते हैं 10th में। यहाँ नहीं आएगा, समझाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर बताओ सेंटेंस क्या है? ही लुक्ड हिज वॉच। फिर क्या आगे? डैश हिज बेडरूम। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, सुन लो, अब पूछ ही रहे हो तो सब लोग देख लो फिर, है ना? आंसर है इसमें एट और इन। फॉर, हाँ फॉर, फॉर और इन। अब देखना ध्यान से देख लो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि सर ऐड क्यों नहीं आ रहा। सारे बच्चे ध्यान से देखना, वो वॉच को सर्च कर रहा है या वॉच की तरफ देख रहा है? वॉच को जब सर्च करेंगे तो फॉर आएगा। ठीक है, अगर वॉच मैं देख रहा होता, टाइम देखता, तो ऐड आता। हाँ है नहीं तो है नहीं, तो हटा देते हैं उसको, है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए फिर अब आ जाते हैं 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? ही स्वैम डैश द रिवर। ही स्वैम डैश द रिवर, बस टू द अदर बैंक। आंसर है फर्स्ट।
फर्स्ट क्या है? अक्रॉस। एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए यूज करेंगे हम अक्रॉस। अक्रॉस और अलोंग में फर्क ये होता है, अलोंग किनारे किनारे, और अक्रॉस उसको पार कर जाना। ठीक है, अब बता दो इसका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्विम, नेट नोट कर लो, स्वैम और स्वम। स्विम, स्वैम और स्विम, स्वैम और स्वम। ठीक है, नोट कर लोगे सब।